नाज़रीन, आइए एजाज गुल साहब की स्टडी रूम में देखते हैं कि उनकी बुक्स के हवाले से भी हम बात करेंगे मज़ीद, और मज़ीद वो आजकल अपनी खिदमात किन किन इदारों के लिए जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो आइए उनकी स्टडी रूम में सर। एजाज साहब, आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है जी। आपकी किताबें जो हैं उसके हवाले से बताएंगे कि कितनी किताब जो है वो आपकी पब्लिश हुई, आपने लिखी, आप हिस्टोरियन हैं, आप फिल्म क्रिकेट हैं। ये जी एजाज साहब की जो है, ये देखें जी, ये हमारा नवाज साहब वाजिल जो है, उसके लिए मेरी बेटी ने लिखा है कि वाजिल बहुत अच्छा बच्चा है। क्या बात है। बहुत शैतान है, तो मुझे आप ये बना नहीं सकते कि वो यहाँ आ जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये एजाज गुल साहब की लाइब्रेरी स्टडी रूम भी है, और यहाँ से जो है आप किताबों का नज़ारा कर सकते हैं। जी सर। सर आप बताएंगे हम ठीक है। सर बुक्स जो है आपकी उसकी तफसील चाहिए। आई बेटी, थैंक यू। अपना मैं इजाज़त, मैंने सबसे पहले तो ऐसे न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया जो अब नहीं निकलते। मसलन पाकिस्तान टाइम्स लाहौर से निकलता था, बड़ा मशहूर, और उसमें इंग्लिश रिव्यूज़, मैंने अमेरिका से वापस आया तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया। और फिर एक स्टार निकला करता था अपना कराची से, वो भी उसमें लिखा। फिर लिखता रहा पाकिस्तान टाइम में। फिर मुझे एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, हमारे उर्दू जानने वाले जो हैं उनको भी केटर करना चाहिए। फिर मैंने अपने मज़मून जो थे, अपना रिव्यूज़ जो थे, उनको ट्रांसलेट किया खुद ही, और नवाए वक्त में लिखा। बहुत अर्सा आते रहे वो। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल था कि मैं पब्लिश करूँ इनको, इंग्लिश रिव्यूज़ को। तो फिर मैंने और किताबें लिखी। मैं नेगेटिव में था। ये वो थे अपना जो हमने नवाए वक्त के मज़मून थे मेरे, लाइट्स कैमरा एक्शन के नाम से जी एक किताब छपी थी मेरी। और अच्छा, लाइट कैमरा एक्शन में इसका पहला पेज जो है शायद से अपना आप देखें तो हमने लिखा ये। फिर लाइट में बहुत सारी फ्रेंच फिल्म्स हमने फेस्टिवल्स किए, तो मेरा ख्याल था फ्रेंच फिल्म जो हैं उसके ऊपर मेरी किताब एक अपना। अच्छा, ये चाहिए। अच्छा, बुक से साथ, चूंकि हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल का नाम इंतसाब का वाल्टा के नाम से, तो आपने ये इसी सर पढ़ के ज़रा सुना देंगे। मेरी जो कुछ भी हूँ मैं उसमें, मेरे वालिद और ख़ास तौर पर मेरी वालदा का बहुत हाथ है। मेरी वालदा ने कभी मुझे फ़िल्म देखने से नहीं रोका, और जब भी मेरी किताब मैंने पब्लिश की तो मेरा ख्याल था इसको मैं डेडिकेट करूँ अपनी वालदा के नाम से। तो उसमें मैंने लिखा कि वालदा के नाम, बल्कि स्कूल उनका नाम था, उन्होंने अब तक मुझे फ़िल्म देखने से नहीं रोका। हाँ हाँ, ये लिखा है, ये वो जुमला है जो सुनहरी हरूज से लिखने वाला है। वालदा मोहतरमा के नाम, जिन्होंने अब तक फिल्म देखने से नहीं रोका। ये इस पूरे इस जुमले में वो तमाम शफकत जो एक इस हसीन और खूबसूरत अनमोल हस्ती के लिए कोई बेटा लिख सकता है, और इसमें वो तमाम आज़ादी भी है जो वालदा ने उनको प्रोवाइड की इस सिलसिले में, और वो शफकत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार। इम्तियाज़ साहब ख़ास तौर पे इसलिए कि अपना बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को फिल्म देखने के लिए इजाज़त नहीं देते। ये धुंधली तस्वीर जो है, इसको भी मैंने अपनी वालदा के नाम से ही मंसूब किया। बीबी के नाम, मेरी वालदा, जिन्होंने मुझे अब तक फिल्म देखने से नहीं रोका। सर देखें, असल ये मसलन हार्ट बीट जो है वो तेज़ कर देने वाला ये इंतसाब है जो कि एजाज गुल साहब ने अपनी वालदा के नाम लिखा।
ये धुंधली तस्वीर, ये तस्वीर, इसके ऊपर ये अंजुमन अंजुमन की तस्वीर जो है वो टाइटल पे जो है वो शाया की गई है, और ये बैक पे जो है हमारे स्टार्स हैं। फिर मैंने फ्रेंच फिल्म्स लिखी किताब, मैंने फ्रेंच फिल्म्स बहुत सारी देखी थी। ये दूसरी बात है, जैसा कि मैं फ्रेंच बोल नहीं सकता। हम नहीं बोल सकते, हमें तो अब बस कोई 2-4 जुमले ही याद रह तो गए, ये लेकिन फ्रेंच बड़ी फिल्म जो अच्छी थी, ज़बान। इसको फिर मैंने अपनी वालदा के नाम डेडिकेट किया, कि अपनी वालदा के नाम जिन्होंने मुमकिन बनाया, सही सही। शी मेड इट पॉसिबल। मैं जो कुछ भी था हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की वजह से। ये देखें जी, मैं इंतसाब कहानी, ये कहानी है इंतसाब की, जिसकी तलाश में हम थे और रहते हैं, कि किस तरह लोग उन हस्तियों को किताब में इंतसाब की जगह देते हैं। ये भी मैंने अपनी वालदा के नाम मलका तरन्नुम नूर जहां पे किताब लिखी थी, जब उनका इंतकाल हो गया, तो ये भी मैंने उन तमाम अपनी वालदा के नाम और उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया। अच्छा, ये भी आपने, ये नहीं, मुझे तो लगता है कि आपकी सारी बुक्स जो हैं, जो भी आपने लिखी हैं, वो उसका इंतसाब अपनी वालदा के नाम ही किया है शायद, ऐसा ही किया है। अच्छा, ये नूर जहां दी मेलोडी क्वीन, ये इंडिया में पब्लिश हुई है। अच्छा, ये इंडिया में, ये देखें जी। बाय दिस टाइम इम्तियाज़ साहब यहाँ पे किताबें पढ़नी और किताबें ख़रीदनी जो हैं वो बहुत मुश्किल हो रही थी, और फिर मैंने, ये किस सन में आई? ये आई है इसके ऊपर लिखा होगा। मेरे ख्याल में 2009 में आई है। अच्छा 2009 में आई। अच्छा, ये दिल्ली में पब्लिश हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ एड्रेस आ रहा है सारा, दिल्ली में। ज़बरदस्त। और फिर अपना इम्तियाज़ साहब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। बाय दिस टाइम से लाइक 2017-2018 में मैंने शिद्दत से महसूस किया कि यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें अपना ज़रूरत है टेक्स्ट बुक की, किताबें इतनी नहीं हैं फिल्म के ऊपर यहाँ पे। तो फिर मैंने और जमाल सुहेल ने, जो मेरे हमारे स्टूडेंट थे, लेकिन अब एक तरीके से हमारे कोलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर हमने लोक विरसा और डॉक्टर फौजिया सईद, उन्होंने इसको मुमकिन बनाया, फौजिया सईद ने, उनके साथ हमने ये जर्नी थ्रू लेंस लिखी और ये पब्लिश की। ये कॉफ़ी टेबल एडिशन है लोक विरसा का, जर्नी थ्रू लेंस नाम, बहुत ज़बरदस्त नाम। ये इसमें जब ये जमाल सुहेल लोक विरसा की, जमाल सुहेल को मैंने कहा कि आपका नाम मेरे बाद नहीं आएगा बल्कि मेरे साथ आएगा, तो ये अपना जमाल सुहेल है। जबरदस्त। अच्छा, ये अपना इम्तियाज़ साहब ये बताते खुद फिल्म की हिस्ट्री जो है वो बता देती है। किताब जो है अपना शहरयार किताब आ रही है इसमें, ये देखिए, ये अपना तेरी याद की तस्वीर है फिल्म की, पहली फिल्म जो थी हमारी। उसके बाद नूर जहान, फिर सविया संतोष, फिर मोहम्मद अली ज़ेबा, वहीद मुराद, और पूरा सीक्वेंस है ना। जी जी, और आते आते मायरा खान पे आके अपना सिलसिला जो है सारा। अच्छा, ये नहीं बताते, खुद ही हिस्ट्री बता देती है, टाइटल जो है किताब। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने एक और भी मानी खेज जो है कि वो ब्लैक एंड वाइट थी, ठीक है ना, फिर आपने यहाँ कलर किया कि वो बिल्कुल क्लियर होता है। इसमें हिस्ट्री ये अंग्रेजी में है ना जी, तो इसमें सारी भरी हुई है, तस्वीरों से भरी हुई है ये वेरी हेवीली इलस्ट्रेटेड। और वो लोक विरसा ने भी इसकी कीमत जो है वो 4000 रुपया रखी। नहीं, ये तो बड़ी कॉफी टेबल था ना, कॉफी टेबल एडिशन। ये तो इसमें कायदे आज़म का खत भी है जो उन्होंने लिखा हुआ था। ये ना बड़ी, और ये भी वक्त के साथ चलती है, ब्लैक एंड वाइट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चूड़ियाँ आ जाती है और खुदा के लिए आ जाती है, क्या सरवत खुसट आ जाते हैं। ये देखिए जी, ये तो बड़ी अट्रैक्टिव बुक है, खासी अट्रैक्टिव है। आपने सारे काम जो है वो अट्रैक्टिव नहीं किए। हालांकि अच्छा, अब ये बताएं सर कि आप आजकल
आपकी क्या मसरूफियात है? बहुत, एक तो मैं लिख रहा हूँ अपना, जो कि मैं आते ही मैंने अमेरिका से तालीम ख़त्म करने के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने छोड़ा नहीं है। और एक इंग्लिश पेपर न्यूज़ है जंग पब्लिकेशंस का, उसके लिए लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली सिनेमा बंद है आजकल, फिल्म नहीं चल रही, फिल्में लग नहीं रही, रिलीज़ नहीं हो रही, चनाचे उन फिल्मों पर तो मैं नहीं लिख सकता। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह जो हमने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ, डॉक्टर फौजिया सईद हमारी डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स दी हैं और हम आर्काइव्स बना रहे हैं। सारी फिल्में खो गई हैं हमारी पुरानी, तेरी याद अवेलेबल नहीं है आज। परवेज़ मलिक की फिल्म जो उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाई हैं, वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त। हम कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो कोलैबोरेट करें, उनको हम क्रेडिट दें इसका, और वो फिल्में आ जाएँ ताकि आइंदा आने वाले बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स, उनके पास अवेलेबल हो, लाइब्रेरी में, आर्काइव्स में, स्टडी सेंटर में वो फिल्में हों, वो उनको देख सकें। फिल्म फेस्टिवल्स कर रहे हैं बाकायदगी से। और फिर अभी एक सेशन हुआ है हमारा स्टडीज़ का, जो फिल्म प्रोडक्शन के कोर्सेज जो थे, जो हमने ऑनलाइन किए हैं। यहाँ पे टीचर्स थे जर्मनी से और अमेरिका से, अब फ्रांस से भी आ रहे हैं, सरमत खुसरत पढ़ा रहे हैं, फौजिया सईद खुद एक सेशन कर रही हैं हमारा फाउंडेशन के ऊपर। और मैंने भी एक अभी फिल्म हिस्ट्री जो है उसका एक सेशन ख़त्म ऑलमोस्ट अगले हफ्ते हो रहा है। चुनांचे चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अब बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि अब तक तो ये किताबों में रहा है, लेकिन अब प्रॉब्ली ऑनलाइन भी हम चल रहे हैं इसको, ताकि रिकॉर्ड हो जाए और इस्तेफादा कर सके। वो तो फिर हाँ, लॉन्ग टर्म है ना, वो तो और मतलब है जब हम अवेलेबल नहीं होंगे इस चीज़ को बताने के लिए, तो वो चीज़ें अवेलेबल हों यंगस्टर्स के लिए। और अच्छी फॉर्म में। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बता दें कि लोक विरसा में आपकी क्या खिदमत हैं या आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और पीएनसीए में ये ज़रा हमारे नाज़रीन। इंटरेस्टिंग, इम्तियाज़ साहब, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लोक विरसा में। जब डॉक्टर फौजिया सईद आई 2015 में, तो उन्होंने हमारे बातचीत हुई और कहा कि यहाँ पे फिल्में चलनी चाहिए। चुनांचे हमने मांडवा के नाम से, मांडवा जहाँ गांव के लोग शाम को आके बैठा करते थे, या सिनेमा के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, मांडवा जा रहे हैं या मांडवा से आ रहे हैं, या मांडवा नहीं जाने देंगे हम आपको। वालदैन जब फिल्म की मुखालफत करते थे, जो मेरी वालदा ने नहीं की, और कहा कि आप जाओ फिल्म देखें, आपके वालिद रहे हैं इसमें काम कर रहे हैं, तो आप, आई सपोज अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी वो फिल्म की बुनियाद स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी में गए कैसे शुरू हुई, तो आई सपोज वो यहीं से शुरू हुई थी एक तरीके से। गैर शोरी तो हाँ, गैर शोरी। तो मैं वो मांडवा हमने सिलसिला शुरू किया, और उसमें हमने फिल्में चलाई, पुरानी फिल्में लेके, जहाँ से अवेलेबल थी प्रोड्यूसर से, मार्केट से, और वो आया करते थे हमारे पास लोग बड़ी बाकायदगी से देखने के लिए। फिर सेशन किया करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे फिल्म को, Q&A होता था फिल्म के आखिर में। और अगर बजट इजाज़त देता था तो लाहौर से वो लोग भी आते थे जो उस फिल्म से वाबस्ता हुआ करते थे, और वो फिल्म के बारे में बताया करते थे। फिर वो डॉक्टर फौजिया से PNCA में आ गए, तो मैं भी PNCA में आ गया, और यहाँ पे हम फिल्म की प्रमोशन और डॉक्यूमेंट्रीज और आर्काइव्स का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त हो गया। हाँ। बहुत मतलब खजाना है आपके पास ना। हिस्ट्री तो वैसे खजाना थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि अपना मैं बताना चाहता हूँ आपको, ताकि प्रॉब्ली शायद मेरी गैर मौजूदगी में भी आपको, आपके पास ये चीज़ें जो हों। मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी खिदमत हैं, और आपको फील होता है जा साहब कि आपके अंदर जितना टैलेंट है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी काबिलियत है, उस हवाले से उस लेवल पे आपसे काम लिया जा रहा है पाकिस्तान में? देखिए जनाब, मैंने अपना इम्तियाज़ साहब आपको बताया कि मैंने जब अमेरिका जाके पढ़ना शुरू किया और देखा मैंने कैमरे को और साउंड को, मुझे बड़ा मुश्किल लगा वो लेंसेज और वो अपना ऑब्वियसली ये एनालॉग के पीरियड की बात कर रहा हूँ, डिजिटल से बहुत पहले।
और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि क्या मैं मैथ्स में पढ़ गया हूँ, उसके क्या लेंसेज होंगे, क्या इस्तेमाल करने हैं, साउंड के डेसिबल्स जो हैं वो किस चीज़ पे आपने रिकॉर्ड करने हैं। तो मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट उसमें नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं था वहाँ पे और मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, चुनांचे मैंने अपना ज़्यादा वक्त जो है फिर फिल्म क्रिटिसिज्म और वो फिल्म एनालिसिस की क्लास जो एप्रिसिएशन की मैंने आपसे बताया, आर्थर नाइट की, वो अटेंड की। और मेरी तवज्जो जो है फिर एज ए फिल्म क्रिटिक, एज ए फिल्म हिस्टोरियन, जो कि बाद में हुआ ऑब्वियसली, उसमें मेरी ज़्यादा तवज्जो रही। अब मैं समझता हूँ कि फ़िल्म के लिए जो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है और वो लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अनवर कमाल पाशा, हसन तारिक, मसूद परवेज़, खलील कैसर, नज़रुल इस्लाम, एस सुलेमान, ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने फ़िल्म को ज़िंदगी दी। पहले भी लोग थे, ऑब्वियसली हर एक का नाम मुमकिन नहीं है लेना। तो मैं जब भी अपना मौका मिलता है मुझे बात करने का अपने यंगस्टर्स से, उनको मैं बताता हूँ कि हमारी जो शाहकार फिल्में जो हैं, चाहे वो अपना मुट्ठी भर चावल हो संगीता की, या वो शहीद और फरंगी हो रियाज शाहिद की, खलील कैसर की, इंतज़ार हो मसूद परवेज़ की, और अनवर कमर पाशा की गुमनाम हो, कातिल हो, और सरमद खुर्शीद की मंटो हो, जो कि ऑब्वियसली एक टीवी की सीरियल थी लेकिन बाद में उन्होंने उसको फिल्म की शक्ल भी दे दी। ये तमाम चीज़ें जो होती चली आ रही हैं, अब भी हो रही हैं हमारे साथ, और मुझे उम्मीद है कि अपना जो फिल्म मेकर्स जो कराची में फिल्में बना रहे हैं ये इसी तरह से बनाते जाएंगे। और मैं अगर इन फिल्मों की थोड़ी सी तशहीर का ज़रिया बन सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ इनके बारे में, और इसके साथ साथ पुराना भी जो कि हमारा माजी है, और मैं मास्टर इनायत हुसैन और निसार बज़मी और सुहेल राना और बाबा चिश्ती और इनायत हुसैन और मास्टर गुलाम हैदर और रशीद अतरे, इन तमाम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। ये हुई हमारा सरमाया है फिल्म का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मुझे उम्मीद है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं फिल्म मेकर्स, मैं भी एक छोटा सा ज़रिया बनूँगा उन तक ये तमाम लोगों के नाम पहुँचाने के लिए और बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या किया। फिल्म क्रिटिक होना कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? हाँ, आप अपना इम्तियाज़ साहब, हमारे जो मेजरमेंट्स जो हैं, अपना जो जिससे आप नापते हैं, तोलते हैं, वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ, और बदलने चाहिए। नए नए नज़रिए आते हैं, नए नए हमारे यंगस्टर्स आएंगे, उनके अपने नज़रिए होंगे, हमें उनको इज्जत देनी होगी, उन्हें भी हमें समझना होगा। और फिल्म क्रिटिक जो है वो इन तमाम चीज़ों को आगे ला सकता है, बता सकता है कि हमारा माजी क्या था, हमारा हाल क्या है, और यही हमारा मुस्तकबिल होगा। लेकिन क्रिटिक जो है उसका काम निशानदेही करना होता है। क्रिटिक का मतलब ये नहीं होता कि मुखालफत हो। क्रिटिक का काम ये होता है कि वो आपको आपकी खामियां, आर्ट के हवाले से बात करते हैं, वो आपको बता देता है कि इस जगह पे आपने ये गलती की है, ये यहाँ ये कमी है। आपने जिन फिल्म्स के ऊपर रिव्यू दिया है, कभी मुखालफत या कभी सामना करना पड़ा या नाराजगी का? बहुत 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 NTM लेट 90s में आया था, और उन्होंने मुझे, राशिद ख्वाजा साहब अब कराची में हैं वो, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक रिव्यू जो है अपना फिल्म का किया करें टेलीविज़न के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने रिव्यूज़ शुरू किए, और बहुत सारी फिल्में जो हैं उसमें हमने रिव्यू की। लेट 90s में चीफ साहब थी, और अपना और उस पीरियड की और फिल्में जो बनी, खिलौना थी संगीता की। तो अच्छी फिल्में भी थी और अच्छी फिल्में नहीं भी थी, और अच्छी फिल्मों में भी कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे चुभती थी या खलिश महसूस होती थी, तो वो मैंने शामिल की। और वो क्रिटिसिज्म था। फिल्म क्रिटिक का काम है कि वो क्रिटिसाइज़ करे और तारीफ भी करे जो चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि आपने भी कहा, वजह तौर पे कहा आपने। तो प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने फिर NTM को कहा कि अपना ये क्रिटिक जो है आपका, वो हमारी फिल्मों को खासा क्रिटिसाइज़ करता है, और फिर ये अच्छी बात नहीं है, हमारी फिल्में सफ़र करती हैं, लोग फिर प्रॉब्ली शिकायत तो क्या करेंगे, वो आते ही नहीं फिल्म देखने के लिए। तो फिर NTM ने मुझे मना नहीं किया उस चीज़ से, और लेकिन वो सिलसिला चलता रहा, और मैंने क्रिटिसाइज़ किया, मैंने जहाँ तारीफ़ थी वहाँ तारीफ़ की, जहाँ मुझे
कीड़े निकालने थे, वो मैंने कीड़े निकाले, तो ये तो मेरा काम है। कोई और अ, पाकिस्तान में आप देखते हैं कि ये फिल्म के हवाले से, वैसे तो मैगजीन्स में काफ़ी लोग जो है फिल्म के हवाले से रिव्यू भी करते हैं, वो क्रिटिक भी बने हुए हैं, तो कोई ऐसा नाम, कोई जूनियर में? ए आर स्लोट हुआ करते थे, पुराने लोगों की बात करूँ मैं, जी ए आर जी स्लोट हुआ करते थे, कराची से वो लिखा करते थे। ज़फ़र समदानी वो भी फिल्म पे खासा लिखते थे। जो भी हैं, जो भी लिख रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उन्हें और भी करना चाहिए, और भी वक्त देना चाहिए। लेकिन आप मीडिया या कम्युनिकेशन में यू नो एक डिग्री लेके, जर्नलिज्म में एक डिग्री लेके, आप ज़रूरी नहीं है कि अब फिल्म के ऊपर भी आपको अहलियत आ जाए कि आप लिख सकें। फिल्म देखें आप, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात तो फिल्म देखना है। फिल्म देखें, फिल्में देखते रहें, ये आपकी सबसे अच्छी तालीम है। और मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि यूट्यूब जो है, अगर पहले आता तो मैं अपने आप को ज़्यादा एजुकेट कर लेता। फिल्म डिग्रीज तो अपनी जगह पे हैं, या फिल्म क्रिटिसिज्म किया मैंने किताबों में अपनी जगह पे, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा फिल्म अपना यूट्यूब देखता हूँ। उसमें न सिर्फ फिल्म वालों के इंटरव्यू होते हैं, बल्कि फिल्म कैसे बनती है, और फिल्म कहाँ बनाई जाती है, और क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं फिल्म बनाते वक्त। और पुराने लोग पाकिस्तान में, मुझे ये शिकायत है कि इतना मटेरियल नहीं है हमारे फिल्म मेकर्स के ऊपर, पाशा साहब के ऊपर, या हसन तारिक के ऊपर, या रियाज शाहिद के ऊपर, या मसूद परवेज़ के ऊपर, या नज़रुल इस्लाम के ऊपर। ये और भी मटेरियल होना चाहिए, और चुनांचे जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं इनकी बात ज़रूर करूँगा। अच्छा, यह सब आपका एक्सपीरियंस है, आपने लॉस एंजलिस में भी जो फिल्म देखी, बैनुल अक़वामी सतह की फिल्म देखने का आपको मौका भी मिला, उनको पढ़ने का मौका भी मिला, फिर उनके हवाले से पढ़ने का मौका भी मिला, मुझे ये बताएं कि क्या लो बजट फिल्म कामयाबी की ज़मानत बन सकती है, या ये तय है कि जितना ज़्यादा, जैसे वो हम मिसाल दें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, तो क्या ऐसा ही है या नहीं? लो बजट फिल्म भी जो है वो शाहकार बन सकती है, या बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट हो सकती है? देखिए, अपने इम्तियाज़ा, मैं आपके इस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि एक साहब ने फिल्म बनाई, और उन्होंने उसको, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, उनको फंडिंग नहीं मिली कहीं से, उन्होंने अपना पैसा घर बेच के या बीवी का जेवर बेच के उन्होंने वो फिल्म बनाई, और वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके गए फिल्म कि इसकी मार्केटिंग, पब्लिसिटी, इसकी रिलीज सिनेमा तक पहुँचे। तो उन्होंने पूछा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कि क्या बजट था फिल्म का, तो मैं बात कर रहा हूँ 2 करोड़ था फिल्म का बजट, या 3 करोड़ था। तो उसने कहा कि फिल्म की मार्केटिंग जो है उसके लिए 3 करोड़ रुपया और चाहिए आपको। वो गए थे फिल्म बेचने के लिए, उन्हें कहा गया कि आप इतना ही पैसा और लाइए ताकि इस फिल्म की हम तशहीर करें, इसकी पब्लिश करें, और इसको सिनेमा तक पहुँचाएँ। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि फिल्म की मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। फिल्म की मार्केटिंग नहीं होगी तो फिल्म नहीं चलेगी। लो बजट फिल्म जो है ज़रूर बनाएं, अच्छी कहानी होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी उसकी, महंगी प्रोडक्शन की बात नहीं की मैंने, अच्छी प्रोडक्शन होगी, मजबूत कहानी होगी। आप जानते हैं फिल्म के क्या ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसकी वो शामिल करते हैं। अच्छी राइटिंग होती है, अच्छी फोटोग्राफी होती है, अच्छा साउंड होता है, उम्दा एडिटिंग होती है, प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो हैं उसमें कीमती नहीं ना हो, लेकिन फिर भी उसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आप उसको नेटफ्लिक्स पे तो ले जा नहीं सकते मेरे ख्याल में, और लेकिन ये है कि वो फिल्म लो बजट के साथ रिलीज़ कैसे होगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए। गोया कि आपके कहने का मतलब ये हुआ कि लो बजट हो या हाई बजट हो, जितने बजट आप मुख्तस कर रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसके पैरेलल आपको उतनी फी ज़माना जो है ना मार्केटिंग के लिए भी वो चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट है। मसलन बाकी चीज़ों के साथ स्क्रिप्ट, और इम्तियाज़ साहब, बहुत सारी फिल्में जो मार खा गई इसलिए कि उनकी पब्लिसिटी नहीं हुई, और प्रोड्यूसर इतना अहमक तो नहीं था कि उसको पता ना हो कि फिल्म की पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन समहाउ वो नहीं करा सका,
मुहर्रम आ गया, रमज़ान आ गया, एक और बड़ी फिल्म उसके मौके पर लग गई, एक मेला आ गया शहर में, बारिश हो गई। इसमें फिल्म मेकर का कसूर तो नहीं था, लेकिन ये हुआ और ये होता है, वो किल हो जाती है ना। किल हो जाती है फिर से। नहीं तो ये क्या है, मुझे थोड़ा मैं अपनी तफहीम के लिए पूछना चाह रहा था कि देखिए, एक दो बैनर लगे, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक दो बैनर लग गए, ठीक है, आप एक चौक से, एक राह से, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक रोड से गुजर रहे हैं, एक बड़ा बैनर लग गया कि जी फलां सिनेमा में जो है फिल्म अगले संडे को रिलीज होने वाली है, जुमे को रिलीज हो रही है, ठीक है, उसमें ये जुमला जो है एक्टर्स और डायरेक्टर जो भी की बनी, फिर क्या जरूरत है? मुझे अगर जरूरत है तो मैं जाके देख लूंगा, मुझे तो एक नॉलेज ही चाहिए ना, एक छोटी सी खबर चाहिए कि जी फलां सिनेमा में फलां डेट को फलां एक्टर की ये फिल्म लग रही है। तो फिर बजट मुझे क्या जरूरत है, मतलब अब क्या मार्केटिंग क्या करेगी, वो मेरे घर आए तो मुझे मजबूर करे, मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे कि जी आए जी आप फिल्म देखेंगे, भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट है तो मैं जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं जो, फिर क्यों मार्केटिंग जरूरी? क्या ये दो चार बैनर से या थोड़ी सी उसके ऊपर क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो चार बैनर्स जो हैं ये काफ़ी नहीं है, उन्हें लिटरली एक हथौड़ा लेके और बिल्कुल आपको यू नो आपको 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 खींच के सन्मा में लाना होगा। तो फिर इसमें तो क्या क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग ज्यादा अहमियत होगी, तो बुरी फिल्म आप लगा लें और उसके ऊपर इतना पैसा लगा लें मार्केटिंग पे, उतना ही पैसा मार्केटिंग पे लगाइए आप उसके, जो जितनी की बनाई है आपने। फिर तो वो बात गलत होगी ना कि मैं एक हल्की सी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ छोटे बजट के साथ, ठीक है, और उसके स्टैंडर्ड जो भी है ना, जो पैरामीटर्स हैं उसको एक स्टैंडर्ड पे रख के, ठीक है, और मार्केटिंग पे मैं देता एक इम्तियाज साहब, एक गरीब प्रोड्यूसर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। नहीं, बात प्रोड्यूसर के पास पैसा होना चाहिए, नहीं फिल्म बनाने के बाद भी पैसा होना चाहिए उसके बाद। बात ये नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि मार्केटिंग पे क्यों इतना पैसा, मैं आप चूंकि इस हवाले से एक वक्त, मेरा सवाल आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं समझ गया हूँ, ये हमारी हर शोबे में आ जाता है, हर शोबे में आ जाता है। आप शादियों को देखिए, आप अपना हमारे फैमिली में हमारे बच्चे जो हैं वो अपना जो इवेंट मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, अपना मिठाई के डब्बे अब आ गए हैं, उनके ऊपर लेबल्स लगते हैं, उनके पास रिबन्स लगते हैं उसके ऊपर, और प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेड चीजें जो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे आपने तवज्जो दी, ये कहना चाह रहे हैं, लुक जो है लुक वो मैटर करती है, प्रेजेंटेशन ही ना, प्रेजेंटेशन आप उसको आपने इतना खूबसूरत करके इतना बढ़ा देना है उसको, आपने एग्जैजरेट करना, वो फिल्म है भी एग्जैजरेशन, अब आप बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट है वो, अब एजुकेशन और कम्युनिकेशन और वो अपना आर्ट जो है वो तो अलग हो गई। अब बेसिकली जो है वो कॉमर्स जो है, मैंने आपको बताया था फिल्म कॉमर्स का भी हिस्सा है, तो कॉमर्स ने अब डोमिनेट कर दिया। तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये सच है। नहीं, क्योंकि यहाँ आके सवाल आपके, फिर मैं यही समझना चाह रहा था कि फिर लो बजट में जब चीज़ हम बनाते हैं, फिर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल हुआ माजी में, जो है जो जवाल का शिकार हुआ बुरी तरीके से, उसकी वजह यही थी कि वो मार्केटिंग उस तरह से नहीं हो पाई, वो टांगों रक्षों पे चिंचियों पे बैनर लगा के। इम्तियाज साहब, उसके अलावा ये भी तो हुआ ना कि नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए और उन्होंने बाग दौड़ जो है वो इंडस्ट्री की संभाल ली। वो दूध बेचते थे, वो सेकंड हैंड गाड़ियां जो हैं उसका बिजनेस करते थे, और वो प्रॉब्ली दुख के साथ में ये बात करने लगा हूँ, उनका मकसद जो है वो फिल्म बनाना ही नहीं था, अच्छा वक्त गुजारना था, रंगीनी जो है फिल्म की उसका वो हिस्सा बन जाए, और वो रंगीनी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो वो तमाम चीज़ें जो थी उसमें उसकी वजह से जो असल मकसद था या जो असल जिम्मेदारी थी वो नेग्लेक्ट हो गई। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊं, आज मैं सच कह रहा हूँ, आपको पसंद आए या ना आए बात, आज एक हीरोइन जो है उसके पास अपनी बहुत बड़ी कोठी है, उसके पास नई गाड़ी है, उसके पास वो तमाम आसाइशें हैं, उसके पास स्प्लिट एसीज हैं, उसके पास सेंट्रल एयर कंडीशन घर हैं। ये शमी वाला के पास ये नहीं था, सबिया के पास नहीं था, नुसरत नज़ीर के पास नहीं था। शमी वाला ने जब अपनी गाड़ी खरीदी तो वो उसके पास पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी के पैसे दे सके, उसने इंस्टॉलमेंट पे वो टोयोटा जो है वो ख़रीदी थी,
और वो प्रॉब्ली 5,000 महीने का वो दे के उसने वो गाड़ी जो है उसको मिली। आज मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा आज क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि वो टांगे में सफ़र करते थे, रक्शे में सफ़र किया करते थे, उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, उन्होंने फिल्म बनानी होती थी, वो पैदल ना समनाबाद से मुल्तान रोड एवेन्यू स्टूडियोज या बारी स्टूडियोज या शानूर स्टूडियोज जाया करते थे। आज वो नहीं है, आज चीज़ें बदल गई हैं। आज मैटर करता है कि आपके पास क्या कुछ है, वो काउंट करता है। क्या कमाल गुफ्तगू और क्या इंकशाफात और क्या हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने आ रही है। गुफ्तगू जारी है। देखते हैं कि आगे क्या जो है इंकशाफात लोग इजाज़ साहब से होते हैं। इजाज़ साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और हम बहुत जो है हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। अपने बारे में बताएं कि आपके मशागिल क्या हैं आजकल और क्या करते हैं फारिग टाइम में। म्यूज़िक सुनता हूँ, फिल्म म्यूज़िक बहुत करीब है मेरे, और मेरे अपने क्राइटेरियाज हैं कि फिल्म ये गाना जो है, ये नगमा जो कैसे लिखा गया, मतलब ये कि इसके लिरिक्स कैसे हैं, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, ऑर्केस्ट्रा जो है इसमें वो कैसा इस्तेमाल हुआ है। निसार नज़मी का ऑर्केस्ट्रा, सुहेब राना का ऑर्केस्ट्रा नहीं भूला जा सकता। कमाल कमाल। और फिर मास्टर इनायत भी थे, वो पुरानी तर्ज के थे, मास्टर गुलाम हैदर, रशीद अतरे, और अभी जो म्यूज़िक जो है अच्छी बन रही है, आतिफ अच्छा गाना गा रहे हैं, चल रहे हैं, वो बहुत लोग पसंद करते हैं उनको। और आइए हम अब चलते हैं। मैं आपको आपके मशागिल में पूछ रहा था म्यूज़िक के अलावा क्या म्यूज़िक सबसे पहले आती है, और ये मुझे बात पसंद नहीं होगी बतानी आपको, लेकिन मैं इंटरनेट बहुत देखता हूँ, यूट्यूब बहुत देखता हूँ। उसमें फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, राइटर्स, उनके इंटरव्यूज़, उन्होंने कैसी फिल्म बनाई, फिल्म बनाते वक्त क्या दुश्वारियाँ पेश आईं, या फेवरेट फिल्म्स। अब आप एक नया सिलसिला शुरू हुआ है ग़ालिबन, मुझे तो अभी पता चला कि आपकी 3 फेवरेट फिल्में कौन सी हैं, वो बताते रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उन फिल्मों के बारे में। फिर वो पूछते हैं कि फिल्में क्यों पसंद हैं आपको, तो वो बताते हैं रीज़न उनकी इंटरेस्ट का। पढ़ता वढ़ता तो अब इंटरनेट पे हूँ मैं, किताबें इतनी मैं नहीं पढ़ता, बाकी PNCA में मेरी मसरूफियात जो हैं वो अच्छी हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाता हूँ मैं फिल्म को, और जो भी मुझे मालूम है थोड़ा बहुत वो मैं पहुँचा देना चाहता हूँ यंगस्टर्स जो हैं, उनको मालूम हो कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा माजी क्या है। पेंटिंग का जी, पेंटिंग का भी मुझे बड़ा शौक है। एचएसएन कॉलेज में, ये तो खैर मैंने बहुत बात की, अच्छी पेंटिंग है। मैं मस्जिदें जो हैं बहुत शौक से हुआ करता था मस्जिदें बनाने का। तो एक दफ़ा हमारे ब्रिटिश टीचर थे, एचएसएन कॉलेज का एग्रीमेंट था ब्रिटिश काउंसिल के साथ, तो इंग्लैंड के टीचर्स आया करते थे। तो एक दफ़ा मुझे टीचर ने डांटा था कि तुम्हें मस्जिदें बनाने के अलावा कुछ और नहीं आता, लेकिन मस्जिदें मैंने बड़ी बनाई है ज़माने में। अच्छा, मुझे पसंद थे रंग उसके। अच्छा, तो ये कब की बनी हुई है? ये भी है तभी 83 की। 83 की बनी है। और वो भी वो 93 की है। अच्छा, ये जबरदस्त। तो क्या इसमें बताने की कोशिश? ये लोग हैं जो अपना एक सफ़र कर रहे हैं, चल रहे हैं ज़िंदगी में, उसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और ये उनका एक सफ़र है, नेचर भी है साथ में उनके। मुझे आज अच्छा सर, 2021 में महसूस होता है कि पाकिस्तान में प्लांटेशन होनी चाहिए, अच्छा ये अपना बहुत ज़रूरी। ज़बरदस्त मैसेज। सर अवार्ड्स के बारे में कुछ तफसील बताएं। अवार्ड्स तो अपना जैसा मुझे इतने नहीं मिले, प्रॉब्ली शायद मेरा वो टारगेट भी नहीं था अवार्ड हासिल करना, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो अपना पढ़ा था वो अपनी जो है अपनी ट्रॉफीज़ वगैरह वो मुख्तलिफ मौक़ों पर हमें देते रहे। मेरे लिए ये भी एजाज़ है जो उन्होंने दिया है मुझे। और ये कुछ है चीज़ जो आप देख सकते हैं। हर चीज़ जो है जो मिलती है वो मेरे लिए एक किसी तरह से भी कम नहीं है। अच्छा, ये स्कूल की और उसकी यूनिवर्सिटी ये नेशनल फिल्म अवार्ड नेफ्ट दिया करता था, उसकी एक यादगार है। पहले वो स्टील में होती थी, मेटल में होती थी, फिर उन्होंने क्रिस्टल में देनी शुरू कर दी।
ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नैफटेक का तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और मेरे ख्याल में उसकी एक हिस्ट्री है, लेकिन मैं कम से कम लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है 1973 में वजूद में आई थी, 73-74 में। और उन्होंने फिल्म फिल्म प्रोडक्शन भी की, खाका खून बनाई पाकिस्तान की मेकिंग के ऊपर। और जो 1979 में 80 में रिलीज़ हुई थी पिक्चर। और फिल्में इंपोर्ट करते थे, फिल्में एक्सपोर्ट करते थे, फिल्म फेस्टिवल्स कराते थे वो। और फिर ये हुआ कि अपना 1990 में वो ये ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने कि वो अपना फिल्में इंपोर्ट खुद नहीं करेंगे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। इस तरीके से 2 सिनेमास थे हमारे, नैफटिक 1, नैफटिक 2। और फिर मुशर्रफ की दौर में अपना उसको बंद कर दिया गया। मेरे ख्याल में इसको बंद नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि फिल्म की प्रमोशन जो है उसको आप रुपए और पैसे में नहीं देखते कि क्या आया, बल्कि जाता है, खर्च करते हैं आप। चाहे वो अपना ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ले लें, या अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ले लें, या फ्रांस में ले लें, यूनिफ्रांस ले लें। पैसा खर्च किया जाता है फिल्म प्रमोशन पे, पैसा हासिल नहीं किया जाता। इन्होंने कहा कि भाई नुकसान में जा रहा है नेटफ्लिक्स, उसको बंद कर दिया जाए। 2002 में उसको बंद कर दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। शबिस्तान सिनेमा जो है जी जी। उसके बारे में। हाँ, गुल साहब मेरे वालिद जो है उन्होंने 2 सिनेमा बनाए। एक फिरदौस सिनेमा बनाया पेशावर में, और फिर एक शबिस्तान बनाया पिंडी में। फिरदौस सिनेमा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो अपना हमारे पख्तूनवा के भाई जो हैं पीके के, उन्होंने कहा कि भाई ये जन्नत के नाम से सिनेमा का नाम कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो नाच नाच गाना होता है। चुनाचे वो 1-2 दफ़ा हमला करने के लिए भी आ गए। एक और पुरानी फिल्म चल रही थी जहेज़, इंडियन फिल्म थी वो। उसमें दुल्हन जो है वो डोली में बैठी है, तो हमारे देखने वाले जो है वो चाकू लेके पहुंच गए स्क्रीन के ऊपर के, दुल्हन को भगा के ले जा रहे हैं। और वो स्क्रीन फाड़ने लगे थे कि सिनेमा का स्टाफ जो है उसने उसको स्क्रीन को बचाया है। तो ये कहानी है उसकी। जहाँ तक अपना शबिस्तान का तल्लक है, तो ये अपना छोटे साहब नदीम की एक फिल्म थी, उससे इसकी ओपनिंग हुई थी। और फिर कसम उस वक्त की भी यहाँ पे आई थी। तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो आए और उन्होंने इसकी हिस्सा बने इस सेरेमनी का। आखिरी सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान सेंसर बोर्ड जो है उसके बारे में बताया कि क्या उनकी पॉलिसीज जो है वो हमारी फिल्म को सपोर्ट करती है? पाकिस्तान की हर फिल्म जो है जो सिनेमा में लगती है उसके लिए सेंसर होना उसका ज़रूरी है। इस्लामाबाद में सेंसर बोर्ड रहा है बहुत अरसा भी है, लेकिन फिर 18th अमेंडमेंट के तहत सेंसर बोर्ड जो है वो लाहौर में भी हो गया पंजाब के लिए, और कराची में भी हो गया सिंध के लिए। और ये ज़रूरी है हर प्रोड्यूसर के लिए कि वो एक ठीक ठाक फीस जो है, जो कि ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड जो है वो खैराती काम तो कर नहीं रहा, वो जमा कराए और फिर वो फिल्म अपने सेंसर करवाए। अगर पैनल उसको पास कर देता है तो अच्छी बात है, वरना फुल बोर्ड को जाएगी फिल्म। फुल बोर्ड में वो पैनल इकट्ठे हो जाएंगे और उसको सेंसर करेंगे। अगर फुल बोर्ड भी उसको पास नहीं करता तो फिर वो अपील बोर्ड में जाएगी, और अपील बोर्ड जो है फिर वो फिल्म की किस्मत का फैसला करेगा। अगर पास करता है तो पास हो जाएगी, पास नहीं करता तो फिल्म रिलीज नहीं होगी। नहीं, वो नहीं होगी। आप उसकी उनके बिहार से और उनकी पॉलिसी से मुतमिन हैं? मैं बहुत अरसा कई साल में सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, और वो हमें पश्तो फिल्में दिखाते थे, और जो कि बहुत एक्शन हुआ करता था उस ज़माने में। अब तो बहुत अच्छी हो गई हैं, उम्दा हो गई हैं, बहुत नफीस फिल्में बन रही हैं। लेकिन उस ज़माने में मैं मतलब 90s में खासी एक्शन और मारा मारी खून खराबा हुआ करता था। तो देखने के बाद हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमें कोई अच्छी सी रोमांटिक फिल्म भी दिखाएं, ताकि ये जो तमाम एक्शन जो हमने जज्ब किया है वो थोड़ा सा निकले हमारे अंदर से। और सेंसर बोर्ड की अब थोड़ी सी अपना जो है उसकी ज़रूरत जो है वो अब मुख्तलिफ हो गई है, इसलिए कि अब तो आप हर चीज़ टेलीविज़न पे देख सकते हैं, और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वो चीज़ आ सकती हर चीज़ आ रही है। लेकिन आई सपोज हुकूमत ने अगर एक चीज़ बना रखी है कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होगी, सकाफत के खिलाफ या सकाफत के खिलाफ, या किसी मुल्क से हमारे
तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं इस फिल्म से, तो उसकी फिर कटिंग वटिंग कर दी जाती है। अजीम, आज का सेशन जो है, आज का ये डिस्कशन बिलाशुबा जो है आप उसे इंजॉय करेंगे, और ऐसी शख्सियत, नामवर शख्सियत एजाज साहब ने अपने तजर्बे में हमें वो उससे बताया, काफ़ी चीज़ें जो है हमारे इल्म में इजाफा भी हुई, और आप दिलचस्पी की वो एक नई लहर और नया जाविया। बहुत शुक्रगुजार है सर, आपने टाइम दिया और अपना टाइम जो है कीमती टाइम दिया हमें, उसके लिए मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे मौका मिला बात करने का आपसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।